हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रणता सौंदे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसी पेपर। ठीक है, एसी कोर जो कि एसोसिएटेड कोर कोर्स नाम है। यही आपका माइनर पेपर है जो नाम चेंज होकर एसोसिएटेड कोर हो गया है। ठीक है, इसमें हमारा पेपर टाइटल क्या है तो परिचयात्मक हिंदी, मतलब जो हिंदी हमारा राजभाषा है। ठीक है, इसकी बोली, भाषा, लेखन सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका परिचय। ओके, ये आपका पासिंग मार्क्स आपका इसमें 40 है, यानी हाफ 40 लाना है। चूँकि आप सेमेस्टर 1 में है तो आपको बता दें कि एटलीस्ट आपको क्या करना है, सब में पासिंग मार्क्स लाना है। टॉप नहीं करना है, बट क्या करना है, पासिंग मार्क्स लाना है। अदरवाइज़ एक बार आप फेल हो गए तो बस चक्कर काटते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है आप लोग को, और बैक वैक लगा लीजिएगा तो और 9 का 90 हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यूनिट 1 में हमारा क्या है तो महाभोज है, जो कि क्या है, मन्नू भंडारी का है। ठीक है, महाभोज किसका है, मन्नू भंडारी का है। इसका फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका जो सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य है उसको देखेंगे। ओके, जब पढ़ेंगे तो फिर यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, राजभाषा हिंदी। ठीक है, संविधान 343 के ये में है, ये आता है। ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, फिर भाषा, बोली, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, जो सेंट्रल थीम है उसको देख लेते हैं। ओके, चलिए तो प्रश्न मतलब दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, आपका विस्तृत वर्णन मिलेगा सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में। ठीक है, तो इसका कहानी क्या है भाई, तो सबसे पहले देखिए, मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है, जो कि क्या है, महाभोज आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। ओके, इस उपन्यास में राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता और आम आदमी जनता की पीड़ा का यथार्थ चित्रण है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसको समाज के सामने लाने। ठीक है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कुर्सी के लिए मारपीट हो रहा है, और कैसे गरीब के दुख को वो क्या कर रहा है, उसका मजा लेके, उसका हथियार बना के वो खुद राज कर रहा है, और हमें क्या कर रहा है, हम पे बस शोषण किया जा रहा है कि नहीं। तो ये समाज के यथार्थ को क्या लाना चाह रही है, मन्नू भंडारी यहाँ पे सामने लाना चाह रही है। ठीक है, देखिए इसकी कथा वस्तु क्या है, तो महाभोज की कहानी एक ऐसे समाज की कहानी है जहाँ राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा न होकर सत्ता प्राप्त करना बन गया। राजनीति का उद्देश्य प्राइमरी जो हमारा आता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है कि जनता की सेवा करना होता है कि नहीं, कि वो जनता की सेवा करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये अभी इसका रुख बदल गया, क्या किया, वो जनता की सेवा नहीं, बस अपना क्या कर रहा है वहाँ पे, अपना ही वो सिर्फ भोग रहा है, अपना ये कर रहा है। ठीक है, जनता पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपनी बस स्वार्थी और अपने लिए बस किए जा रहा है। उपन्यास की एक कथा एक गांव की घटना से आरंभ होती है, जहां एक गरीब युवक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा गांव से शुरू होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक गरीब युवक होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, और वो जो मृत्यु है वो क्या हो जाता है, एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। कैसे बनता है ये भी हम लोग देखेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे अपने हित में उपयोग करने लगते हैं। जैसे कि एक नाला टूटता है, चाहे कुछ भी होता है, तो क्या करता है, अलग अलग नेता अलग अलग ये करता है कि हाँ, परिवार को अगर कोई मर जाता है तो चला जाता है देखने के लिए, पैसा देता है, तो वो सब क्या करता है, वो बस दिखावा है, उसको असल में कोई ये नहीं है, उससे सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो बस क्या करता है, समाज के सामने वो दिखाना चाहता है कि हम भी क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम बुरा फील करते हैं ना। फिर देखिए राजनीति यथार्थ का चित्रण वो कैसे किए है मन्नू भंडारी ने, तो उपन्यास में यह बताया गया है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता जनता की समस्या को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। जो हमारी जनता की सेवा होती है वो एक्चुअल में वो लोग को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। वो बस अपना स्वार्थ के लिए, अगर वो काम भी कर रहे हैं तो किसके कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता राजनीतिक दल आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना होता है। लेखिका यह स्पष्ट किया है कि राजनीति में नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का अभाव होता जा रहा है। और ये क्या बता रही है कि राजनीतिक में नैतिकता मतलब मोरल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, और मानवीय संवेदना जो होना चाहिए एक्चुअल एक ह्यूमन को, वो क्या हो रही है, विलुप्त होते जा रही है, उसका कमी आ रहा है। अब देखिए समाज की स्थिति क्या है।
ठीक है। उपन्यास में समाज एक गरीब और कमजोर वर्गों की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें क्या गरीब और छोटे वर्ग के लोगों को क्या क्या उनके जीवन का चित्रण किया और क्या बताया क्या अत्यधिक मार्मिक होते जा रहा है। गरीब लोग अन्याय और शोषण का शिकार हो रहे हैं, है ना। गरीब लोग क्या हो रहे हैं, अन्याय, और उनको ना अच्छे से न्याय मिल रहा है। अगर वो न्याय करने के लिए जाएंगे तो उनको 10 साल लग जा रहा है एक कोर्ट का चक्कर काटते काटते, है ना। किसी को अगर एक डिवोर्स लेना है तो 10 साल से वो वकील उसको ठेल रहा है, कर रहा है ना। अलग अलग नेताओं का वो लोग सहारा लेता है, लेकिन कुछ नहीं करता है, पैसा खा के बस क्या होता है, छोड़ देता है। लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और हमारी आवाज़ तो खैर कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं जगह जगह पे खाली आंदोलन ही चल रहा है। कोई जेटेट के लिए कर रहा है, कोई डीएसपीएमयू में वेतन के लिए कर रहा है। मतलब अलग जगह पे बस खाली हम लोग भेड़ बकरी की तरह चिल्लाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उन पे कोई, उनके कानों पे कोई असर नहीं हो रहा है। इतने छोटे, मतलब जैसे कि एक नेता हो गया, ठीक है, तो उसके सामने तो जो स्कूल के पद है, कॉलेज के पद है, वो थोड़ा छोटे ही हैं। यहाँ पे हम लोग का नहीं चल रहा है, तो बताइए वहाँ कहाँ से चलेगा, है ना। यह उपन्यास समाज में व्याप्त असमानता और न्याय को उजागर करता है। समाज में जो इनइक्वालिटी फैल गया है, अन्याय फैल गया है, और जो नैतिक गुण का जो अभाव हो गया है, इस मन्नू भंडारी ने इसमें क्या बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, ठीक है। सत्ता और प्रशासन की क्या भूमिका है यहाँ पे देखिए। महाभोज में प्रशासन और सत्ता की मिली भगत को भी दिखाया गया है। जो महाभोज में क्या, जो प्रशासन है, दैट मीन, और जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब कुछ चलाता है, इंस्टीट्यूशन वगैरह, वो सबको क्या है, मिली भगत है ना। कई बार प्रशासन भी सच्चाई को छिपाने का प्रयास करता है और अन्याय मिलने में बाधा उत्पन्न कर देती है। जो हमारा प्रशासन, जिस पे लोग अत्यधिक विश्वास करते हैं, वो भी क्या करते हैं, धोखाधड़ी कर जाते हैं हमसे, है ना। इस उपन्यास का संदेश क्या है भाई। इस उपन्यास का मुख्य संदेश यह है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता हो। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हक किसको मिला है, पारदर्शिता लाने के लिए, तो मीडिया को मिला है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है ना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र को एक सफल, कैसे एक लोकतंत्र देश, कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जा सकता है, तो कैसे, तो राजनीति में क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सही गलत का उन्हें मूल पता होना चाहिए, है ना। लेखिका समाज में यह सोचने में के लिए प्रेरित किया है कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, और इन्होंने क्या बताया कि इसमें जनता की सेवा सर्वोपरि है, वही होना चाहिए। चलिए इससे हम लोग वन वर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है, मन्नू भंडारी, ओके। महाभोज किस प्रकार की रचना है, तो कैसी, सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास। कैसे सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है, आपने देख लिए समाज में क्या करे, छोटे लोगों के शोषण हो रहे हैं, अन्याय फैल रही है, मोरल नैतिकता का अभाव हो रहा है ना। और समाज के ही जो हम लोग, जो समाज में ही जो छोटे गरीब परिवार होते हैं, उसका क्या कौन फ़ायदा उठा रहे हैं, जो राजनीति के जो लोग हैं उनका फ़ायदा उठा के अपना सत्ता को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे दोनों तरीके से देखने को मिलता है। तो मन्नू भंडारी की साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी थी, तो नई कहानी आंदोलन से, ओके। फिर है महाभोज उपन्यास का मुख्य विषय क्या है, तो राजनीति और सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और क्या उनका संदेश है कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, नैतिकता का भाव होना चाहिए। देखिए महाभोज उपन्यास में किस प्रकार की राजनीति का चित्रण है, तो यहाँ पे क्या पूरी क्या बताया कि राजनीति हमारा क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है लोकतंत्र। और अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी बोलने का मतलब है कि जो दूसरों के लिए जो दुख का विषय है, उनका फ़ायदा उठा के, अवसर का लाभ लेके क्या करते हैं, अपनी कुर्सी मजबूत करते हैं। 6 में मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1931 में हुआ, ओके। मन्नू भंडारी का संबंध किस साहित्यिक युग से माना जाता है, तो आधुनिक हिंदू साहित्यिक युग, ओके। देखिए राजभाषा हिंदी किसे कहा जाता है, तो ये क्या है, भारत सरकार की आधिकारिक भाषा, ठीक है। भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हमारी हिंदी है,
हिंदी क्यों है भाई? क्योंकि सरल है ना, सटीक है, मेजोरिटी में है। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किस में किया गया है? 343, आर्टिकल 343 में किया गया है। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है भाई? तो पूरे राष्ट्र की भाषा। ओके। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, बहुभाषी देश है, अलग अलग भाषाएं हर एक कोने में बोली जाती है। चलिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 में। ठीक है। फिर 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? भाषा क्या है? एक मीडियम है। मीडियम मतलब एक जरिया है। किस चीज़ का जरिया है भाई? तो अपने विचार को, अपने भावनाओं को, कोई फैक्ट हो गया, उस सबको क्या करना? व्यक्त करना। ठीक है। भाषा क्या है? एक माध्यम है अपने एक्सप्रेस, अब क्या बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को, है ना, फैक्ट को, थॉट को, है ना, तो व्यक्त करने का जरिया है हमारा क्या है? भाषा। भाषा नहीं होगा तो हमारा अंदर का अंदर ही रह जाएगा, हम किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, है ना। 15 नंबर देखिए, बोली किसे कहते हैं? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप कहने का मतलब क्या है? भाषा के अंदर ही आता है बोली। ठीक है। बोली क्या होता है? चेंज होते रहता है। आप 5 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपको अलग बोली मिलेगा। क्या है? रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? तो हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही आदि। ठीक है। देखिए, समाचार लेखन का उद्देश्य क्या होता है? तो समाचार लेखन का उद्देश्य क्या होता है कि जनता को सूचना देना। ठीक है। जनता को सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सब कुछ हो सकता है। ठीक है। 18 में क्या है? समाचार लेखन में किन तत्वों का प्रयोग होता है? तो जैसे कि हमें पता है 6 है। टोटल कितना है? 6 है। क्या क्या है भाई? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। 5 ही है क्या यहाँ पे? क्या 6 नहीं होता है, 5 होता है। ठीक है। तो क्या है ना कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये चीज़ हमें कहाँ, किस पे मिलता है? समाचार लेखन में। आपको कोई कोई न्यूज़ दिया हुआ है तो ये सबका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। और ये होना भी चाहिए। कंप्लीट न्यूज़ का अर्थ यही है कि ये चीज़ आपको, पांचों चीज़ आपको मिले वहाँ पे। देखिए, संपादक के लेखन किसके द्वारा किया जाता है? तो संपादक द्वारा। जो लिखता है उसको क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। ठीक है। फिर संपादक के लेखन का उद्देश्य क्या है? तो किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना। आप देखिएगा न्यूज़पेपर का पेज नंबर एग्जैक्ट याद नहीं, उसमें आता है संपादक के। तो क्या है वो? कि किसी विषय पर, जैसे होली आता है तो होली पे अपना विचार विमर्श करता है, दशहरा आता है तो दशहरा पे करता है, क्रिसमस आता है तो क्रिसमस पर करता है। ठीक है। 21, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी भाषा, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसको ना तो, ठीक है, ध्वनि है। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के सार्थक समूह को। एक एक ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? कोई शब्द बनता है ना। अब यहाँ वर्णों का भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्वनि को सबसे छोटा ये करके बोला है। ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 10 शब्द मिल गए तो एक वाक्य मिल जाएगा, होगा आपको। लेकिन कैसा होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। फिर भाषा को कितने मुख्य रूप होते हैं? भाषा के क्या हो सकते हैं? मौखिक और लिखित हो सकते हैं। ओके। और एक मुख्य रूप है और एक सांकेतिक भी होता है। ठीक है। वो भले यहाँ मुख्य रूप में नहीं है, लेकिन भाषा के सांकेतिक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब जो गूंगे लोग, जो अपंग लोग जो पढ़ते हैं, कोड लैंग्वेज जो रहता है, वो सब भी क्या, एक भाषा ही, सांकेतिक भाषा है ना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो किस में होता है भाई? देवनागरी लिपि में। ओके। किस में है? हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर है हमारा 26 में, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से। ठीक है। भारतीय भाषा जो होता है, भाषा का भी परिवार होता है अलग अलग, तो वो हिंदी किस में आता है? तो इंडो आर्यन में। ठीक है। 27 में, समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समाचार लेखन में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए,
और त्रुटिहीन होनी चाहिए, है ना। और सबसे ये बात क्या होना चाहिए कि उसमें नमक मिर्च लगा के नहीं होना चाहिए। नमक मिर्च नहीं लगाने का मतलब क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसमें, है ना। 28 में क्या है, संपादक के लेखन में क्या प्रमुख होता है, तो विचार और विश्लेषण। क्या प्रमुख होता है, विचार और विश्लेषण। 29 में आपका हिंदी भाषा भारत को किस प्रकार जोड़ती है, तो संपर्क भाषा के रूप में। जैसे कि हमें क्या करती है, संपर्क मतलब एक दूसरे से क्या करना, इंटरेक्ट करवाना, कम्युनिकेट करवाना, है ना, एक दूसरे से जोड़ना बोल सकते हैं। 30 में हमारा हिंदी साहित्य में उपन्यास किस प्रकार की विधा है, तो गद्य साहित्य की विधा। विधा का मतलब क्या होता है बाबू, तो काइंड या स्टाइल बोल सकते हैं। काइंड और स्टाइल क्या होता है, जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, अब वो हमारे ऊपर में है कि हम अपने एक्सप्रेशन, जो हम अपना विचार दिमाग में जो सोच रहे हैं, वो हम कहानी के रूप में लिखेंगे कि पोइट्री के रूप में लिखेंगे कि नॉवेल के रूप में लिखेंगे, ठीक है, कि क्या बोल सकते हैं, और उसको निबंध के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, विधा हुआ, अलग अलग टेक्निक हुआ, टाइप हुआ, काइंड हुआ। तो हिंदी साहित्य उपन्यास किस में आता है, तो गद्य साहित्य में आता है। गद्य साहित्य में क्या आता है, उपन्यास वगैरह जितना होता है सब इसमें आता है, ठीक है। गद्य और पद्य जो होता है, पद्य क्या पोइट्री में आता है, गद्य उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, ठीक है, वो किस में आता है, गद्य में आता है। चलिए यूनिट 1 ये मन्नू भंडारी वाला पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कि प्रश्न संख्या 2, महाभोज उपन्यास में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का चित्रण कीजिए। ऊपर जैसे हम पढ़े कि एकदम राजनीतिक क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है हमारा, सत्ता के लिए वो लोग आपस में ही संघर्ष करता है, लेकिन किस प्रकार करता है इसमें आके हम लोग देखते हैं आंसर। ओके, देखिए मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज भारत की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का अत्यंत क्या है, यथार्थ चित्रण है, ठीक है। ये इसका क्या यथार्थ चित्र मतलब एकदम रियल बताया गया है, कोई नमक मिर्च नहीं लगाया गया है कि उनके साइड लेके लिखा गया है, कुछ नहीं, ठीक है, एकदम सत्यता है इसमें। यह उपन्यास लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरी, राजनीतिक स्वार्थों को उजागर करता है, ठीक है। क्या क्या इसकी कमजोरी है, क्या स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए क्या करते हैं, दूसरों को दबा देते हैं, गरीब की आवाज़ दबा देते हैं, गरीब का पेंशन रोक देते हैं, और वो क्या करते हैं, मार लेते हैं, है ना, खुद स्कीम बनाते हैं, खुद उसको कर लेते हैं। रोड बनाने के लिए फंड आता है और खुद रख लेते हैं, तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार। देखिए उपन्यास में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुर्सी पाने के लिए, सत्ता का पाने के लिए, पावर पाने के लिए कोई भी हद तक जाते हैं। जो इलेक्शन होता है कोई भी हो, ठीक है, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, जब हमारा वोटिंग होता है तो एक एक के द्वार पे आके उसको प्रणाम करता है। उसके बाद उस दिन के बाद जीतने के बाद ऐसा गायब होता है कि 5 साल तक आपको उसके द्वार जाके उसको प्रणाम करना पड़ेगा, है ना, उसको वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये बात है। उसके बाद आता है आपका घर चाय पीने के लिए, प्रणाम करने के लिए आपको ऐसे वो लोग रोड में चलते हैं ना कि मतलब हाथ जोड़े हुए, जैसे कि मतलब क्या देखते हैं, वो हाथ उनका लगता है एकदम फेविकॉल से चिपक गया, हाथ जो जोड़ता है खुलता ही नहीं है ना। तो वो चीज़ है। देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार में क्या है, उपन्यास में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे जनता की समस्याओं को केवल एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, है ना, वो समस्याओं को क्या एक साधन के, हाँ भाई तुम्हारे घर में क्या कमी है, घर में नहीं तुम्हारे गांव में क्या कमी है, चापाकल नहीं है सर, ठीक है भाई चापाकल लग जाएगा 1 महीना में, वो फंड ले लिया रख लिया, लेकिन चापाकल का फिर क्या किया, लो क्वालिटी का पंप लगा दिया, चाहे ज़्यादा डीप बोरिंग नहीं किया, है ना, उससे फिर वो पैसा तो क्या कर रहा है, वो लोग एक अपना ही सोर्स, अपना ही एक साधन ढूंढ रहा है, वो ऊपर से उसका कुर्सी भी मजबूत हो रहा है, भले आपको पता नहीं चल रहा है। राजनीतिक नेता अक्सर झूठे वादे करते हैं और चुनाव के समय जनता को भ्रमित करते हैं। क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कितना हिम्मत होता है उन पे, 5 साल पहले जो बात कहते हैं वो फिर कुछ नहीं
किए होते हैं, फिर भी 5 साल बाद उतना ही वो क्या कर उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं। तो ये सब भी एक क्या है, कला है। क्या कला है भाई, तो लोगों को भ्रमित करने का। फिर देखिए उनमें कैसे सत्ता प्राप्त करने की लालसा होती है, ठीक है। तो उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्त करने की होड़ दिखाई देती है। अलग अलग पार्टी अपना सर्वस्व लगा के क्या करते हैं, एकदम पैसा छींटे जाते हैं, अलग अलग गाड़ी 10 को बुक करते, प्रचार प्रसार करते हैं ना, ताकि क्या करे, पावर हासिल करे। उनको लगता है 5 गाड़ी हम गांव में दौड़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। फिर देखिए जनता की स्थिति क्या है इसमें। राजनीतिक संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। गरीब और कमजोर वर्ग को अक्सर राजनीतिक संघर्ष का शिकार होना पड़ता है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका वोटर आईडी नहीं है भाई, तुरंत 2 दिन में आपको बनवा के वोटिंग से पहले आ जाता है। ये सब क्या है, उनका एक साधन है, इस्तेमाल कर रहे हैं हमें। अलग अलग एक मूवी है, ट्रैफिक मूवी है, उसमें उतना कंप्लीट नहीं देखे उसको, आधे में थोड़ा सा ही देखे, लेकिन बहुत अच्छा था। उसमें बांग्लादेश से लाता है और क्या करता है, भारत का उसको उसको वोटर आईडी बना के देता है गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि वो उनको वोट दे पाए। और वो उनसे क्या काम करवाते हैं, तो भीख मंगवाते हैं स्टेशन पे, रोड पे, ठीक है, ट्रैफिक पे। और वो उनका आधा परसेंट क्या होता है, फिर उन्हीं को जाता है। तो ये है, पता नहीं ये सब रियल में होता है कि नहीं, लेकिन बहुत मूवी बहुत अच्छा था। 4 पे देखिए मीडिया और प्रशासन की भूमिका। अब इसमें मीडिया मीडिया किसको, समाचार पत्रकारों को बोला जा रहा है, कैमरामैनों को बोला जा रहा है, ठीक है। और प्रशासन की क्या भूमिका है। उपन्यास में यह दिखाया गया है कि कई बार मीडिया और प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। अगर वो एक चीज़ उनके बारे में गलत दिए, तुरंत उनको मर्डर का और ये का ईमेल जाने लगेगा, है ना। तो उनको भी उनके भी दबाव से क्या करते हैं, ये लोग उनके साइड लेते हैं। ओके, किसी एक के बारे में गलत बताएंगे, किसी एक के बारे में सही, दिन रात सही बताएंगे, ऐसा होता है। फिर निष्कर्ष देखिए, महाभोज उपन्यास राजनीति की वास्तविकता को उजागर करता है। यह दिखाता है कि सत्ता संघर्ष किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3 पे कि मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दीजिए। तो इसको आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इनका व्यक्तित्व कैसा था और कृतित्व क्या है इनका, ठीक है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उसकी कृतियाँ मतलब जो जो लिखा है उन्होंने, ठीक है, जिसकी उसने रचना की ठीक है। और इनका साहित्यिक विशेषताएं क्या होता है, जैसे कि आपको क्या था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको उसको देख के क्या लग रहा है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है, अत्यधिक सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखती है, ठीक है, और मान्य संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करती है। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि महाभोज उपन्यास की भाषा शैली और उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसकी भाषा शैली कैसे लिखे हैं उन्होंने, तो उसको पढ़ना है आपको। देखिए महाभोज उपन्यास की भाषा शैली अत्यंत सरल, प्रभावशाली और यथार्थवादी है, ठीक है। अत्यंत सरल है, सरल क्यों है भाई, क्योंकि हम भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आप भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसको सरल बोलते हैं, ठीक है। और सरल लिखना क्यों जरूरी, ताकि लोगों ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, लोग जागरूक हो सके, पढ़ सके। आप हिंदी ऑनर्स किए हैं, हो सकता है आपकी हिंदी स्टैंडर्ड अच्छी हो, आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर उस चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा, फिर हमको क्या मीडिएटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम एक मीडिएटर जुगाड़ कर ले, लेकिन मेरा फ्रेंड नहीं कर सकती है। तो भाषा का सरल होना अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। और प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि अगर पाठक पढ़ेगा तो उसको भी क्या होगा, सोचने में मजबूर कर देगा। और यथार्थवादी मतलब जो हो रहा है उसके बारे में लिखना। जैसे प्रेमचंद जी जो भी आप उनका पढ़िएगा, कृतियाँ जो भी उनकी रचनाएं पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि आपके सामने, आपके आंखें के सामने वो घटना क्या हो रही है, घट रही है, ऐसा फील होगा, है ना। चलिए, मनु भंडारी ने इस उपन्यास को ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो आम जनता के जीवन के अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, ठीक है। सरल और सहज भाषा, इनका भाषा क्या था, तो इनकी भाषा में सहजता थी, सरलता थी, ठीक है, ताकि पाठक क्या करे,
आसानी से समझ सके। उसके बाद क्या है, यथार्थवादी शैली। यथार्थवादी मतलब समाज के वास्तविकता को, रियलिटी को इन्होंने क्या किया, सामने लाया। किसी से डरा नहीं है कि हाँ हम राजनीति के बारे में लिख रहे हैं, जब ये पब्लिश होगा तो पढ़ा जाएगा तो फिर मेरे पे दबाव हो सकता है। जैसे मीडिया को बोला गया कि दबाव से ये लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है लेखक का भी दबाव होता है, लेकिन वो सबसे क्या, वो हट के बढ़ के लिखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, संवाद शैली। संवाद शैली क्या है भाई, तो इससे संवाद करने से क्या होती है, जो भी लिखा जाता है ना उसमें और जीवन आ जाता है, जीवंत बन जाता है एकदम, ठीक है। फिर भावनात्मक प्रभाव, तो इन्होंने जब समाज के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा, तभी तो इतने गहराई से इन्होंने लिख पाया। आप अचानक इमेजनरी या फिर कहानी बना के तो आप इतने पाठक के ये से नहीं जोड़ सकते उसको, है कि नहीं, उसके हृदय से, जब तक उसमें आप भावनात्मक रियल वाला नहीं लाइएगा। और वो रियल वाला कैसे में, भाषा के थ्रू, है ना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, भाषा के थ्रू किया है, ठीक है। फिर है हमारा 5 नंबर, महाभोज उपन्यास का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इनका 2 उद्देश्य हो सकता है, एक सामाजिक हो सकता है, एक राजनीतिक हो सकता है। इन्होंने इसी का संदेश दिया है। तो देखिए, महाभोज उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज को क्या करना है, जागरूक करना है, ठीक है, उसकी वास्तविकता को उजागर करना है, और लोग समझ सके कि, और भ्रमित ना हो सके, है ना। इस उपन्यास में लेखिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरियों और राजनीतिक स्वार्थों को सामने रखा। और उन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र में जो सत्ता के लिए जो लोग कमजोरी समाज पे शोषण करते हैं, गरीब वर्ग पर शोषण करते हैं, कमजोर वर्ग पर शोषण करते हैं, और दूसरे अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, दूसरों को खाली भ्रमित करके उनका फायदा उठाते हैं। तो ये सबको इन्होंने बताया। सामाजिक संदेश क्या है, तो उपन्यास समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण को उजागर करता है। राजनीतिक संदेश क्या है कि यह उपन्यास बताता है कि राजनीतिक उद्देश्य से जनता की सेवा होना चाहिए। क्या बताया इन्होंने, कि नैतिकता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ये जनता मतलब लोकतंत्र राजनीतिक मतलब कैसा होना चाहिए कि जनता की सेवा में सर्वोपरि हो, ठीक है, ना कि जनता का क्या करे, फायदा उठाए। फिर मान्य मूल्य, इन्होंने नैतिकता का भी यहाँ पे क्या बताया, महत्व बताया, बल दिया है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जो महाभोज उपन्यास पे ग्रामीण समाज की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने बताया था कि एक गरीब लड़का युवक का मौत हो जाता है, तो उसके अलग अलग पार्टी कैसे उसको अपना स्वार्थ के लिए उसको यूज करते हैं, वहाँ पे इन्होंने बताया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज भारत के ग्रामीण समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। इस उपन्यास में गांव में रहने वाले गरीब कमजोर वर्गों की समस्या को अत्यंत यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। देखिए, ग्रामीण समाज में गरीबी, उपन्यास में ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी को बताया गया है। गांव को अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती। मूलभूत सुविधा मतलब जो हमारा बेसिक है वो भी उनको क्या हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब पानी नहीं हो रहा है, बिजली नहीं हो रहा है, अच्छे से खाना पीना का ये नहीं हो रहा होगा, ठीक है। गरीब के कारण लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाओं से क्या है, वंचित है। अब गरीबी के कारण पैसा नहीं है तो शिक्षा भी नहीं है, और स्वास्थ्य का मेडिसिन वगैरह भी वो लोग अच्छे से नहीं ले पाएंगे, ना खरीद पाएंगे, ना अपना इलाज करवा पाएंगे, है ना। और रोजगार तो खैर आज भी बहुत बड़ा समस्या है। चलिए, सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय जो उनके साथ हो रहा है, ग्रामीण के साथ कैसे हो रहा है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानता, अन्याय बहुत अत्यधिक है। गरीब और कमजोर वर्ग केवल लोगों को अक्सर अन्याय का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, गरीब और कमजोर को हमेशा अन्याय का सामना करना पड़ता है। अगर वो प्रशासन कानून का भी सहारा लेती है तो क्या करते हैं, उनको मार के भगा दिया जाता है। गरीब मतलब क्या, एक अभिशाप बन गया है। थर्ड में क्या है, राजनीतिक शोषण। राजनीतिक शोषण क्या हो रहा है, गांव के लोग अक्सर राजनीतिक नेताओं के शोषण का शिकार बनते हैं। राजनीतिक नेता चुनाव के समय गांव के लोगों से वादे करते हैं, लेकिन वादे में उन्हें भूल जाते हैं। फिर शिक्षा और जागरूकता की कमी को भी इन्होंने बताया। कैसे बताया, ग्रामीण समाज में बताया, गरीबी के कारण क्या है, शिक्षा भी नहीं ले पा रहे। अब शिक्षा नहीं ले पा रहे तो लोग जागरूक भी नहीं हो पा रहे, है ना। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो उनका राइट्स है, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उनसे भी वो क्या है, वंचित है ना, इसका लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न संख्या 7 है, महाभोज में उपन्यास में लोकतंत्र की विडंबनाओं का चित्रण कीजिए। जो वो पाखंड दिखाते हैं, करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, ये करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र का आदर्श, लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, फिर सत्ता की राजनीति, प्रशासन की भूमिका, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है महाभोज उपन्यास में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे इन्होंने बताया है कि मीडिया का भी और किसका, पत्रकारिता का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। और हम भी बताएं, क्या बताएं कि मीडिया को क्या माना गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। क्यों? क्योंकि वही ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। हम और आप सीएम हाउस में जाके नहीं देख सकते, लेकिन वो जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, महाभोज उपन्यास में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण किया गया है। मीडिया समाज में सत्य सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, ठीक है, लेकिन वो भी दबाव के कारण क्या करते हैं, बस उनके गुण गाते रहते हैं। मीडिया समाज को राजनीति के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। अभी बताएं कि आप सीएम हाउस नहीं जा सकते, एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक सेतु का काम कर रहा है ना, और सूचना क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। ये क्या करते हैं, तो सत्य का क्या करते हैं, उजागर करते हैं, है ना, भांडा फोड़ते हैं। फिर मीडिया की सीमाएं क्या है, कि उपन्यास में भी यह दिखाई गई, कई बार मीडिया भी राजनीतिक दबाव में आ जाता है। ओके। फिर है आपका महाभोज उपन्यास शीर्षक कितना स्पष्ट करता है। जो इसका जो उपन्यास है महाभोज है, उसका कहाँ तक के इसको ये कर रहा है वो देखिए। तो किसी भी साहित्यिक कृति का शीर्षक उसके विषय उद्देश्य को व्यक्त करता है। शीर्षक का मतलब क्या होता है कि उसके ही बीच में इर्द गिर्द में सारी कहानी घूमती है ना। आपको शीर्षक पढ़ के, हम लोग कोई भी बुक लेते हैं तो क्या करते हैं, शीर्षक पढ़ के लेते हैं, अच्छा लगता है, वही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है आपका। तो सब बुक का तो आप ऐसा नहीं करते होगे कि शॉर्ट स्टोरी पता है, थोड़ा बहुत पता है तो इसको जाके ले लेंगे, नहीं होता होगा। जो आप लोग कम पढ़ते इसलिए, जो ज़्यादा बुक पढ़ता है, जो रीडिंग लवर है, वो क्या करेगा, वो शीर्षक देख के लेगा। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज का शीर्षक अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है। देखिए शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो महाभोज शब्द का अर्थ है बड़ा भोज या दावत, ठीक है। हम लोग देखते हैं भोज, उसके बाद क्या होता है महाभोज, जिसमें और ज़्यादा ये बुफे सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बुफे सिस्टम या कुछ भी, ठीक है। लेकिन इन उपन्यास में शब्द प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। राजनीति का महाभोज, उपन्यास में राजनीति को एक ऐसे महाभोज के रूप में दिखाया गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। एकदम रखा हुआ है शाही खाना और उसको ले रहे हैं। ये वैसे ही क्या है, हम लोग अलग अलग किस्म का गरीब वर्ग, शोषण, ये कमजोर वर्ग सब है, उसका क्या कर रही है, अपना फायदा उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपनी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं ना। उसके बाद देखिए जनता की स्थिति, इस महाभोज में आम जनता केवल एक साधन बन जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, महाभोज उपन्यास की समकालीन प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। तो ये आप खुद से कीजिएगा, देख लीजिए, राजनीतिक है, सामाजिक है, लोकतांत्रिक है, तीनों को अलग अलग से बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, राजभाषा यूनिट 2 से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा, ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। अब अभी सेमेस्टर 1 में ये आपको कहाँ तक मिलेगा, 8 तक मिलेगा। कैसे करना है आपको, तो ज्ञान सागर ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, ज्ञान सागर, और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, और क्या करना है, 60 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद आपके लिए ये ओपन हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, कि भाषा राजभाषा हिंदी क्या है, भारत में राजभाषा हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है, मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है ना। डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग भाषा भी है, जहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इस विविधता के बावजूद देश के प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है। अब क्या, इसको इतने बड़े देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से एक हमें क्या चाहिए, कैसी भाषा चाहिए, जो एक दूसरे से लोगों से क्या कर सके, संपर्क कर सके इजली, ठीक है। इजली वर्ड हम क्या, सरलता से कर सके, इसी कारण, ठीक है। इसी उद्देश्य से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
राजभाषा हिंदी का अर्थ क्या है, मतलब इसमें सारे जो सरकार के काम होंगे, जो स्कूल के काम होंगे, उसमें क्या होंगे, हिंदी अनिवार्य होगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके, कार्य आसानी से हो सके, जल्दी हो सके। ओके, राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जिसमें सरकार अपने प्रशासनिक कार्य करते हैं। और ये किसमें ये लिखा गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अनुसार, ठीक है, घोषित किया गया है राजभाषा। राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों, संसद, प्रशासन और विभिन्न सरकारी कार्यों में किया जाता है, और इसका गुण भी है करने का। अब देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का उद्देश्य क्या है और बाकी भाषा क्यों नहीं बन पाया, तो देखिए, भारत भारत की स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया गया कि देशों को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो अधिकतर लोगों द्वारा समझा जा सके। एक ऐसी भाषा का जरूरत है जिसमें क्या अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करें, समझ सके, जुड़ सके। आप उड़ीसा से हैं, हम झारखंड से हैं, ठीक है, अब आप उड़िया में लिख के दे रहे हैं और हम आपको हिंदी में लिख के दे रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे काम को अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं, लेकिन होगा, लेट से होगा, एक मीडिएटर का जरूरत होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोसेस लेंदी होते जाएगा। हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। इसका देखिए, राजभाषा हिंदी का महत्व, तो प्रशासनिक एकता क्या है, यूनिटी है भाई। राजभाषा हिंदी देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक एकता स्थापित करती है, फिर राष्ट्रीय एकता बनाती है ना, नेशनल यूनिटी को क्या करती है, बढ़ावा देती है। हिंदी भाषा भारत को एक सूत्र से बांधने का कार्य करती है, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच संपर्क का भाषा के रूप में कार्य करती है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा को क्या कर रही है, जोड़ रही है। फिर जनसंपर्क का माध्यम, हिंदी के माध्यम से सरकार जनता तक अपनी नीति योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंचा सकती है। जो हमारा जनसंपर्क, जो हम आम जनता है, उसको सरकार कौन से भाषा में पहुंचाती है, हिंदी भाषा में, ताकि अधिकांश लोग समझ सके। फिर ये हिंदी दिवस, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का घोषित किया गया था, और यह प्रत्येक वर्ष का 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी भाषा कंप्लीट है आपका। राष्ट्रभाषा देखेंगे अब। तो राष्ट्रभाषा हिंदी का अर्थ क्या है और इसका महत्व, तो देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक होती है। जो सांस्कृतिक और भावना क्या है, अलग अलग जो हमारे राष्ट्र में इतने विभिन्न कल्चर है, लैंग्वेज है, सबको जोड़ रही है। यह भाषा लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाती है। अब राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ है, जैसे हम लोग राजभाषा का समझे, राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा एक का अर्थ है ऐसी भाषा जो पूरे देश की पहचान बन सके, जिसे राष्ट्र के अधिकांश लोग समझ सके। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये देश के अधिकांश लोग में बोली और समझी जाती है। फिर राष्ट्रभाषा हिंदी का क्या महत्व है, तो देखिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करती है, ठीक है, फिर सांस्कृतिक पहचान देती है, फिर से संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है ना, अलग अलग भाषा का। तो देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाषा और बोली दोनों ही मानव संचार के महत्वपूर्ण माध्यम है, दोनों से ही हम लोग क्या संचार, कम्युनिकेशन के लिए अपने सूचनाओं, अपने फीलिंग, इमोशन, भावनाओं सबका क्या करता है, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, भाषा का अर्थ क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। भाषा का अपना व्याकरण, लिपि और साहित्य होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, भाषा का अपना व्याकरण है, लिपि और साहित्य होता है। और जबकि बोली का क्या होता है, बोली क्या है, रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्र रूप होती है, या किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय द्वारा बोली जाती है। आप दोनों नागपुरी बोलते हैं, आप आपका फ्रेंड, वो घर में अलग किस्म से टोन से बोलेगा, आप अलग ये बोलेंगे, है ना। भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। बोले कि चेंज होते रहता है, बोली 2-2 किलोमीटर में, आप ही का गांव में कोई महतो है, कोई कोई क्या बोल सकता है, ठाकुर है, कोई भट्ट है, कोई दूसरा ये है, तो अलग अलग वो लोग सब अलग अलग भाषा बोलता होगा, बोली बोलता होगा, सॉरी। व्याकरण, भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली में व्याकरण का नियम कम स्पष्ट होता है, बट क्या होता है, कम स्पष्ट रूप में होता है, ठीक है। साहित्य, देखिए, भाषा में साहित्य का विकास होता है, जबकि बोली में साहित्य कम विकसित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन क्या है? समाचार लेखन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो समाचार लेखन क्या है भाई? तो समाचार लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है ना? जो पत्रकारिता होता है उसका क्या एक महत्वपूर्ण अंग है ये। इसका उद्देश्य समाज में घटित घटनाओं सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना। समाचार हम क्यों लिखते हैं? जो देश विदेश में जो घट रहा है, जो सूचना कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जिनका अधिकार है, ये सब क्या करते हैं हम जनता तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होती है? राष्ट्र चेतना पैदा होती है, शिक्षा में जागरूकता आती है ना? समाचार लेखन का अर्थ क्या है? तो समाचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना जानकारी स्पष्ट संक्षिप्त रूप में की जाती है। सॉरी गाइस। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार का प्रमुख तत्व कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे, ठीक है, ये सब क्या करता है? उत्तर होना चाहिए। फिर लेखन, इसके सिद्धांत क्या है? समाचार लेखन के सिद्धांत क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी, संक्षिप्तता मतलब छोटा चीज, ठीक है, अनावश्यक हमको विवरण नहीं देना चाहिए। क्या, जब जितना जनता को समझ में आएगा, जितना जरूरी है, अननेसेसरी चीज को हमें वहां नहीं लिखना है। सत्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होनी चाहिए? प्रामाणिक और सत्य, सत्य हमेशा सत्यता होनी चाहिए। ओके। अब देखिए संपादक के लेखन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो संपादक के देखिए, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े थे, अपने विचार को क्या करना? प्रस्तुत करना। और ये क्या एक महत्वपूर्ण अंग है पत्रकारिता का। यह किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक द्वारा लिखा गया लेख होता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण विषय, विचार और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ओके। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? जनमत निर्माण, क्या है? विश्लेषण प्रस्तुत करना, ठीक है। फिर मार्गदर्शन देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोग को खुद से करना है, और जितना हम लोग का इम्पोर्टेंट था वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आपको ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में राजभाषा हिंदी के विकास और वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, कैसे कैसे विकास हुआ और वर्तमान में क्या स्थिति है हिंदी भाषा की, उसको आपको बताना है, ठीक है। जैसे हमें पता है ना, ये क्या क्या हुआ, पहले पाली था, प्राकृत था, अपभ्रंश आया, संस्कृत से आया सब, तो वही आपको लिखना है, ठीक है। संविधान हिंदी का स्थान, जैसे इसमें राजभाषा घोषित किया, फिर प्रशासन में उपयोग, पूरा राष्ट्र में उपयोग हो रहा है इसका, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, सब आपको लिखना है। फिर हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां का वर्णन कीजिए। जैसे हम लोग अलग अलग बोलियां पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? ब्रज भाषा, ठीक है, अवधी भाषा, भोजपुरी, मगही, और आपको कुछ और भी आता है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर बोलियों का क्या महत्व है, ठीक है। समाचार पत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इसको आपको लिखना है। यही सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ये सब इसका क्या है? सिद्धांत भी है और ये भी है। और इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए? तो क्या हुआ, पहले आपको बताना है कि क्या हुआ, फिर कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर संपादक के लेखन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो आपको बताना है इसमें। 10 में समाचार लेखन और संपादक के लेखन में क्या अंतर है, ठीक है। संपादक के, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इनका क्या उद्देश्य, सूचना देना, और ये क्या अपने विचार, अपने पर्सनल अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। शैली कैसी होती है? तथात्मक होती है। इसमें क्या होती है? विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होता है, ठीक है। चलिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर में 60 रुपीज़ में मिलेगा, तो ज़रूर इसको बाई कीजिएगा, ठीक है।